नमस्कार बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदी साहित्य जगत में। आज हमारे अध्ययन का विषय है कक्षा 9वीं हेतु निर्धारित पूरक पुस्तक कृतिका भाग 1 में संकलित पाठ रीढ़ की हड्डी, और जिसके लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर, जो हिंदी के जाने माने लेखक एवं नाटककार हैं। बच्चों, वे उन साहित्यकारों में से हैं जिन्होंने आकाशवाणी में काम करते हुए हिंदी की लोकप्रियता के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रंगमंच के निर्माण, निर्देशन, अभिनय, संकेत आदि के क्षेत्र में भी इन्हें अद्भुत सफलता मिली। तो आइए आरंभ करते हैं इनकी सुप्रसिद्ध रचना रीढ़ की हड्डी, जो एक एकांकी है। बच्चों, जानते हैं एकांकी क्या होता है? देखिए, एकांकी का मतलब होता है ऐसा रूपक अथवा नाटक जो एक ही भाग में समाप्त हो जाए। अंग्रेजी में इसे वन एक्ट प्ले कहते हैं। बच्चों, एकांकी का मूल भाव एक ही होता है और एक ही घटना पर यह आधारित होता है। तो हमारा आज का जो शीर्षक है रीढ़ की हड्डी, इसका मूल भाव क्या है? इसका मूल भाव है नारी पुरुष की समानता, और दूसरा दोहरी मानसिकता वालों को बेनकाब करना और नारी को उसके अधिकारों के प्रति सचेत करना। तो ये इसका मूल भाव है। आइए आरंभ करते हैं एकांकी रीढ़ की हड्डी। बहुत ही रोचक नाटक है, ध्यान से पढ़िएगा। देखिए, मामूली तरह से सजा हुआ एक कमरा, अंदर के दरवाजे से आते हुए महाशय की पीठ नजर आ रही है। वे अधेड़ उम्र के मालूम होते हैं। एक तख्त को पकड़े हुए पीछे की ओर चलते चलते कमरे में आते हैं। तख्त का दूसरा सिरा उनके नौकर ने पकड़ रखा है। तो ये जो पहला दृश्य है बच्चों, दृश्य के विषय में बतलाया गया है। यानी तख्त को कमरे में लाया जा रहा है और उसको उसके नियत स्थान पर रखने का प्रयास कर रहे हैं। अब बाबू, धीरे धीरे चल, अब तख्त को उधर मोड़ दे। उधर, बस बस। नौकर, बिछा दूं साहब? बाबू यानी जो मालिक हैं घर के, ज़रा तेज आवाज़ में बोलते हैं, और क्या करेगा? परमात्मा के यहाँ अकल बट रही थी तो तू देर से पहुँचा था क्या? बिछा दूं साहब? और यह पसीना किस लिए बहाया है? नौकर, तख्त बिछाता है। ही मतलब हंसने लगता है। बाबू, हंसता क्यों है? अबे हमने भी जवानी में कसरतें की हैं, कलशों से नहाता था लोटों की तरह। यह तख्त क्या चीज़ है? उसे सीधा कर, यूँ, हाँ बस। और सुन, बहू जी से दरी मांग कर ला इसके ऊपर बिछाने के लिए। चद्दर भी कल जो धोबी के यहाँ से आई है वही। नौकर जाता है। बाबू साहब, इस बीच में मेज़ पोछ ठीक करते हैं। नौकर चला जाता है चादर लेने के लिए, और इस बीच जो मालिक हैं घर के, वो क्या करते हैं? मेज पोछ को, यानी मेज पर बिछाने का जो कपड़ा है उसको सही करते हैं। एक झाड़न से गुलदस्ते को साफ करते हैं। कुर्सियों पर भी 2-4 हाथ लगाते हैं। 2-4 हाथ लगाने का मतलब कुर्सियों को भी कपड़े से साफ करते हैं। सहसा घर की मालकिन प्रेमा आती है। घर की मालकिन का नाम है प्रेमा। गंदुमी रंग, छोटा कद, चेहरे और आवाज़ से जाहिर होता है किसी काम में बहुत व्यस्त हैं। उनके पीछे पीछे भीगी बिल्ली की तरह नौकर आ रहा है, खाली हाथ। बाबू साहब राम स्वरूप, यानी जो बाबू साहब हैं, जो मालिक हैं घर के, उनका नाम राम स्वरूप है और उनकी पत्नी का नाम प्रेमा। वे दोनों तरफ देखने लगते हैं। प्रेमा, उनकी पत्नी कहती है, मैं कहती हूँ तुम्हें इस वक्त धोती की क्या ज़रूरत पड़ गई? एक तो वैसे ही जल्दी जल्दी में। राम स्वरूप बोले, धोती?
प्रेमा, हाँ अभी तो बदल कर आए हो और फिर न जाने किस लिए। रामस्वरूप, लेकिन तुमसे धोती मांगी किसने? बच्चों क्या मांगा था? हाँ चादर। वो तो चादर कहा था, नौकर को चादर लिया, लेकिन नौकर ने जाकर क्या कह दिया? चादर तो भूल गया, और क्या याद रह गया उसको? धोती। तो प्रेमा बताती है, यही तो कह रहा था रतन। रामस्वरूप, क्यों बे रतन, तेरे कानों में डांट लगी है क्या? मैंने कहा था धोबी के यहाँ से जो चद्दर आई है उसे मांग ला। अब तेरे लिए दूसरा दिमाग कहाँ से लाऊं? उल्लू कहीं का। प्रेमा, अच्छा जा, पूजा वाली कोठरी में लकड़ी के बक्स के ऊपर धुले हुए कपड़े रखे हैं, उन्हीं में से एक चद्दर उठा ला। रतन, और दरी? प्रेमा, दरी यहीं तो रखी है कोने में, वह पड़ी तो है। रामस्वरूप, दरी उठाते हुए, और बीबी जी के कमरे में से हारमोनियम भी उठा ला, और सितार भी, जल्दी जा। रतन जाता है, पति पत्नी तख्त पर दरी बिछाते हैं। प्रेमा, लेकिन वह तुम्हारी लाडली बेटी तो मुंह फुलाए पड़ी है। रामस्वरूप, मुंह फुलाए? और तुम उसकी माँ किस मर्ज की दवा हो? जैसे तैसे करके तो वे लोग पकड़ में आए हैं। कौन से लोग पकड़ में आए हैं? देखिए बच्चों, जिन मेहमानों की रामस्वरूप और उनकी पत्नी प्रतीक्षा कर रहे हैं, मतलब उनकी बेटी को लड़के वाले देखने आने वाले हैं, और उसी की तैयारी में वे लगे हुए हैं, घर की साज सज्जा में व्यस्त हैं। और जो उनकी बेटी है, दोनों की बातचीत से क्या लगता है कि शायद वह शादी के लिए तैयार नहीं है। तो वो क्या कहती हैं उनकी पत्नी कि वह तो मुंह फुलाए बैठी है कमरे में, और उसके पति कहते हैं, रामस्वरूप तो तुम किस मर्ज की दवा हो? जैसे तैसे लाओ उसको बुलाकर, मुश्किल से तो पकड़ में आए हैं। हाँ, अब तुम्हारी बेवकूफ़ी से सारी मेहनत बेकार जाए तो मुझे दोष मत देना। प्रेमा, तो मैं ही क्या करूं, सारे जतन करके तो हार गई। तुम्ही ने उसे पढ़ा लिखा कर इतना सिर चढ़ा रखा है, मेरी समझ में तो ये पढ़ाई लिखाई के जंजाल आते नहीं। तो देखिए बच्चों, क्या कहती है पत्नी कि पहले जो ज़माना था उसमें लड़कियों का पढ़ाई लिखाई बिल्कुल भी अच्छी नहीं मानी जाती थी, और ऐसा माना जाता था कि यदि लड़कियां पढ़ लिख लेंगी तो उनके भाव जो है जो बढ़ जाएंगे, और उनमें अहंकार आ जाएगा, वो काम वाम भी नहीं करेंगी। तो इसीलिए पत्नी क्या कहती है अपने पति से कि तुमने तो उसे पढ़ा लिखा कर इतना सर चढ़ा रखा है। मेरी तो समझ में पढ़ाई लिखाई के जंजाल आते नहीं। अपना ज़माना अच्छा था, आ ई पढ़ ली, गिनती सीख ली, और बहुत हुआ तो स्त्री सुबोधिनी पढ़ ली। स्त्री सुबोधिनी का मतलब क्या है बच्चों? देखिए, सच पूछो तो स्त्री सुबोधिनी में ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं, ऐसी बातें कि क्या तुम्हारी बीए एमए की पढ़ाई होगी, और आजकल के तो लक्षण ही अनोखे हैं। स्त्री सुबोधिनी का मतलब जिसमें स्त्री से संबंधित, जो घर गृहस्थी से संबंधित, कि किस तरह घर को अच्छा बनाया जाए, कैसे उसको अपने जीवन में उन बातों को, शिष्टाचार की बातों को उतार ले, किस तरह से घर में सबकी आज्ञा माने। तो मतलब इस प्रकार से स्त्री से जुड़ी हुई बातें ही, और जिनमें ये निर्देश होते हैं कि स्त्री को क्या करना है, यानी उसी के कर्तव्यों से उसको अवगत कराया जाता है, ऐसी पुस्तिका। तो क्या कहती हैं वो कि वो स्त्री सुबोधिनी अगर पढ़ ले तो वही बहुत है, बाकी एमए बीए पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं थी। उनका मतलब ये है कि कॉलेज की ऊंची पढ़ाई लिखाई अगर कर ली तो लड़की का दिमाग जो है वो बदल जाएगा, बद दिमाग हो जाएगा, वह काम नहीं करेगी। रामस्वरूप, ग्रामोफोन बाजा होता है न? प्रेमा, क्यों? रामस्वरूप, दो तरह का होता है, एक तो आदमी का बनाया हुआ, उसे एक बार चलाकर वो चाहे जब रोक लो। आप भी जानते ना ग्रामोफोन क्या होता है, टेप रिकॉर्डर की तरह, आपने जब चाहा बटन दबाया चल पड़ा, और जब चाहा बंद कर लिया। तो यहाँ पर रामस्वरूप जी व्यंग्य कर रहे हैं किसके ऊपर? अपनी पत्नी पर ही। तो देखिए, और दूसरा परमात्मा का बनाया हुआ, रिकॉर्ड एक बार चढ़ा तो रुकने का नाम ही नहीं लेता। यानी वो किसको कह रहे हैं? अपनी पत्नी को, कि जो लगातार बोले चली जा रही है कि उसका रिकॉर्ड उस कैसे बंद किया जाए। प्रेमा, हटो भी, तुम्हें ठठोली ही सूझती रहती है। यह तो होता नहीं
कि उस अपनी उमा को राह पर लाते। अब देर ही कितनी रही उन लोगों के आने में। रामस्वरूप, तो क्या हुआ? तुम्ही ने तो कहा था कि ज़रा ठीक ठाक करके नीचे लाना। आजकल तो लड़की कितनी ही सुंदर हो, बिना टीम टाम के भला कौन पूछता है। टीम टाम का मतलब कि सज धज के, दिखावे के, कि उसको बाह्य रूप से सुंदर बना लें। ये इस मारे मैंने तो पाउडर वोडर सब उसके सामने लाकर रखा था, पर उसे तो इन चीज़ों से न जाने किस जन्म की नफरत है। मेरा कहना था कि आंचल में मुंह लपेट कर लेट गई। भाई मैं बाज आई तुम्हारी इस लड़की से। मतलब माँ क्या चाहती है, माँ पिता दोनों ही ये चाहते हैं कि बेटी लड़के वालों के सामने मेकअप करके आए, सज धज कर आए। यानी एक तरह से क्या हो गया, दिखावा, कि अपने असली स्वरूप में न आकर उसमें वो और अधिक सुंदर दिखाई दे। लेकिन उमा इन चीज़ों से बहुत दूर है, उसे दिखावा पसंद ही नहीं। और ये जो कृत्रिम चीज़ें हैं सारी, पाउडर वाउडर, उसे कुछ भी पसंद नहीं था और उसने किसी भी चीज़ को हाथ तक नहीं लगाया और आंचल में मुंह लपेट कर लेट गई। अब रामस्वरूप कहते हैं, न जाने कैसा इसका दिमाग है, वरना आजकल की लड़कियों के सहारे तो पाउडर का कारोबार चलता है। मतलब वो कहते हैं आजकल तो लड़कियां खूब पसंद करती हैं इन चीज़ों को, कि इन्हीं के सहारे तो कारोबार चलता है, और एक हमारी लड़की है उसे ये चीज़ें पसंद ही नहीं हैं। प्रेमा, अरे मैंने तो पहले ही कहा था, एंट्रेंस की परीक्षा पास करा देते, लड़की अपने हाथ रहती। मतलब इंटर तक, 12वीं तक के पढ़ने देते, इतना ही बहुत था, आगे पढ़ाने की आवश्यकता नहीं थी, तो हमारे काबू में रहती और हमारी बातों को मानती और इतनी परेशानी नहीं उठानी पड़ती। पर तुम तो अपनी बात बीच में ही छोड़ देती है। रामस्वरूप बात काट कर चुप चुप दरवाजे में झांकते हुए, तुम्हें कतई अपनी ज़बान पर काबू नहीं है। कल ही यह बता दिया था कि उन सब लोगों के सामने जिक्र और ढंग से होगा, मगर तुम तो अभी से सब कुछ उगल देती हो। उनके आने तक का तो न जाने क्या क्या हाल करोगी। यानी क्या कहना चाहते हैं यहाँ पर रामस्वरूप, कि तुम तो उसकी पढ़ाई के विषय में, उसकी शिक्षा के विषय में अभी सभी कुछ उगले देती हो, और वो आएंगे तो न जाने क्या होगा। मतलब शायद वो उसकी पढ़ाई की बात छिपाना चाहते हैं। आइए आगे देखते हैं। प्रेमा, अच्छा बाबा, मैं नहीं बोलूँगी, जैसे तुम्हारी मर्जी वैसा करना, बस मुझे तो मेरा काम बता दो। रामस्वरूप, तो उमा को जैसे तैसे हो तैयार कर लो, न सही पाउडर, वैसे कौन बुरी है, पान लेकर भेज देना उसे, और नाश्ता तो तैयार है न, रतन का आना। तभी नौकर आ जाता है, वह रतन आ गया, रतन इधर ला, इधर बाजा नीचे रख दे, चद्दर खोल, पकड़ तो ज़रा उधर से। वो पुनः चादर को तख्त पर ठीक ढंग से बिछाने का प्रयास करते हैं और बिछा देते हैं, चद्दर बिछाते हैं, मतलब चादर को बिछा देते हैं। प्रेमा, नाश्ता तो तैयार है, मिठाई तो वे लोग ज़्यादा खाएंगे, मिठाई तो वे लोग ज़्यादा खाएंगे नहीं, कुछ नमकीन चीज़ें बना दी हैं, फल रखे ही हैं, चाय तैयार है और टोस्ट भी, मगर हाँ मक्खन, अरे मक्खन तो आया ही नहीं। रामस्वरूप, क्या कहा, मक्खन नहीं आया? तुम्हें भी किस वक्त याद आई है? जानती हो कि मक्खन वाले की दुकान दूर है, पर तुम्हें तो ठीक वक्त पर ही बात सूझती है। अब बताओ, रतन मक्खन लाए कि यहाँ का काम करे? दफ्तर के चपरासी से कहा था आने के लिए, 100 नखरों के मारे बीच में ही बात को छोड़ देते हैं। आगे प्रेमा बोलती है, यहाँ का काम कौन ज़्यादा है, कमरा तो सब ठीक ठाक है ही, बाजा सितार आ ही गया, नाश्ता यहाँ बराबर वाले कमरे में ट्रे में रखा हुआ है, सो तुम्हें पकड़ा दूंगी, एक आध चीज़ खुद ले आना। इतनी देर में रतन मक्खन ले ही आएगा। 2 आदमी ही तो हैं, मतलब उनके यहाँ जो आने वाले मेहमान हैं कि वो 2 ही व्यक्ति आएंगे, और इतनी देर में जो हमारा नौकर है रतन, वो मक्खन ले ही आएगा। रामस्वरूप, हाँ, एक तो गोपाल प्रसाद और दूसरा खुद लड़का है,
देखो, उमा से कह देना कि ज़रा करीने से आए, ये लोग ज़रा ऐसे ही हैं। गुस्सा तो मुझे बहुत आता है इनके दकियानुसी ख्यालों पर। दकियानुसी का मतलब पुराने विचारों पर, संकीर्ण विचारों पर, जो लड़के वाले हैं। और ये देखो, रामस्वरूप जानते भी हैं कि जो उनके उनके बेटी को देखने आने वाले हैं वे दकियानुसी हैं, आज़ाद ख्यालों के नहीं हैं। तब भी वो उनसे अपने बेटे के रिश्ता जोड़ना चाहते हैं। ऐसा क्यों? तो देखिए, खुद पढ़े लिखे हैं, वकील हैं, सभा सोसाइटियों में जाते हैं, मगर लड़की चाहते हैं ऐसी कि ज़्यादा पढ़ी लिखी न हो। तो देखो बच्चों, आज के ज़माने में क्या है, आज हर कोई पढ़ी लिखी लड़की चाहेगा। लेकिन उस समय जो राम प्रसाद थे वो खुद पढ़े लिखे थे, वकील थे और बड़ी बड़ी सोसाइटियों में आते जाते थे, बैठते थे। लेकिन अपने घर की जो बहू थी वो कैसी चाहते थे? वो कम पढ़ी लिखी हो, जो केवल घर का काम कर सके, और अधिक पढ़ी लिखी न हो, क्योंकि अधिक पढ़ी लिखी होगी तो न वो घर का काम करेगी और उसका दिमाग जो है वो सातवें आसमान पर रहेगा। ऐसी उस समय के लोगों की धारणा थी। प्रेमा कहती है, और लड़का? रामस्वरूप, बताया तो था तुम्हें, बाप शेर है तो लड़का सवा शेर, मतलब लड़का पिता से भी 2 कदम आगे। बीएससी के बाद लखनऊ में ही तो पढ़ता है, मेडिकल कॉलेज में। कहता है कि शादी का सवाल दूसरा है, तालीम का दूसरा। क्या करूं, मजबूरी है। मतलब है अपना है, वरना इन लड़कों और इनके बापों को ऐसी कोरी कोरी सुनाता कि ये भी। मतलब जो उमा के पिता हैं बच्चों, वो सारी बातें जानते हैं कि लड़के वाले बददिमाग हैं, छोटे ख्यालों के हैं, और लड़का भी पिता से 4 कदम आगे है। और उसके बावजूद भी ऐसी उनकी क्या विवशता है कि वो उनकी हर बात को सहन करने पर तुले हुए हैं, उनसे समझौता कर रहे हैं। देखते हैं आगे। रतन इतने में, जो अब तक दरवाजे के पास चुपचाप खड़ा हुआ था, जल्दी जल्दी, बाबूजी बाबूजी। रामस्वरूप, क्या है? रतन, कोई आते हैं। उसे लगा कि कोई आ रहा है। रामस्वरूप दरवाजे से बाहर झांक कर जल्दी से मुंह अंदर करते हुए, अरे ए प्रेमा, वे आ भी गए। नौकर पर जरा नज़र पड़ते ही, अरे तू यहीं खड़ा है बेवकूफ़, गया नहीं मक्खन लाने? सब चौपट कर दिया। अबे उधर से नहीं, अंदर के दरवाजे से जा। और तभी नौकर अंदर आता है, और तुम जल्दी करो प्रेमा, उमा को समझा देना, थोड़ा सा गा देगी। मतलब वो चाहते हैं कि लड़के वालों के सामने वह गाकर भी दिखा दे, और ताकि वे समझें कि यह गाने में भी कुशल है, कि गाना भी जानती है। प्रेमा जल्दी से अंदर की तरफ आती है। उसकी धोती ज़मीन पर रखे हुए बाजे से अटक जाती है। प्रेमा, यह बाजा वह भी नीचे ही रख गया है, कमबख्त। रामस्वरूप, तुम जाओ, मैं रखे देता हूँ जल्दी। प्रेमा जाती है। बाबू रामस्वरूप बाजा उठाकर रखते हैं। किवाड़ों पर दस्तक, तभी दरवाजे पर दस्तक होती है, कोई दरवाज़ा खटखटाता है। रामस्वरूप, हाँ, आइए आइए आइए, हाँ, मतलब जो मेहमान उनके यहाँ आने थे वो आ चुके हैं, और रामस्वरूप जी उनका हंसकर स्वागत करते हैं। अब जो अंदर आए हैं कौन है, उनका परिचय देख लीजिए। बाबू गोपाल प्रसाद और उनके लड़के शंकर का आना। आँखों से लोग चतुराई टपकती है, यानी देखने में ही चालाक दिखाई देते हैं। आवाज़ से मालूम होता है कि काफ़ी अनुभवी और फितरती महाशय हैं। उनका लड़का कुछ खीसे निपोरने वाले नौजवानों में से है, मतलब जो बिना वजह ही हंसना और अनावश्यक ही चेहरे पर हंसी के भाव लाना, तो उसे कहते हैं अनावश्यक खीसे निपोरना, यानी बिना कारण हंसना। आवाज़ पतली है और खिसियाहट भरी। झुकी कमर इनकी खासियत है, यानी जो उनका लड़का है शंकर, उसकी कमर झुकी हुई है, ऐसा उसका व्यक्तित्व है। रामस्वरूप अपने दोनों हाथ मलते हुए, हैं, इधर तशरीफ़ लाइए, इधर, मतलब इस ओर आ जाइए। रामस्वरूप अपने
उनको क्या कहते हैं कि इधर बैठिए, बैठने का इशारा करते हैं और तभी बाबू गोपाल प्रसाद जहाँ उन्होंने बैठने का संकेत किया बैठ जाते हैं, मगर बेंत गिर पड़ता है। जो उनके हाथ में बेंत थी वो नीचे गिर जाती है। रामस्वरूप, यह बेंत लाइए लाइए मुझे दे दीजिए। कोने में रख देते हैं, सब बैठते हैं। गोपाल प्रसाद, रामस्वरूप कहते हैं उनसे, हैं फिर पुनः ये उनकी आदत है बात बात पर हंसने की, कि मकान ढूंढने में तकलीफ़ तो नहीं हुई। गोपाल प्रसाद खंखार कर, नहीं, तांगे वाला जानता था, और फिर हमें तो यहाँ आना ही था, रास्ता मिलता कैसे नहीं। रामस्वरूप हैं पुनः हंसते हैं, यह तो आपकी बड़ी मेहरबानी है, मैंने आपको तकलीफ़ तो दी। गोपाल प्रसाद, अरे नहीं साहब, जैसा मेरा काम वैसा आपका काम, आखिर लड़के की शादी तो करनी ही है, बल्कि यूँ कहिए कि मैंने आपके लिए खासी परेशानी कर दी। रामस्वरूप पुनः हंसने का अभिनय करते हैं, यह लीजिए, आप तो मुझे कांटों में घसीटने लगे, हम तो आपके सेवक ही हैं। पुनः हंसते हैं। थोड़ी देर बाद लड़के की ओर मुखातिब होकर, और कहिए शंकर बाबू, कितने दिनों की छुट्टियां हैं। शंकर, जो अब तक चुपचाप बैठा था, जी कॉलेज की छुट्टियां नहीं हैं, वीकेंड में चला आया था, मतलब सप्ताह के अंत में आ गया था, वैसे कॉलेज की अभी छुट्टियां नहीं हुई। रामस्वरूप, आपके कोर्स ख़त्म होने में तो अब साल भर रहा होगा। शंकर कहता है, जी यही कोई साल 2 साल। रामस्वरूप, साल 2 साल। शंकर हैं हंसता है, जी 1 आध साल का मार्जिन रखता हूँ, मतलब कि मैं लगातार पढ़ाई नहीं करता, फेल हो जाता है, कहने का तात्पर्य ये है। तो बच्चों, आगे क्या होता है कल देखते हैं। तब तक के लिए आप इस एकांकी को जितना हमने पढ़ा है एक बार पुनः मननपूर्वक पढ़ेंगे। आगे कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।